दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। और मैं आपको बता दूं यह भारत के एकमात्र अभी तक ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इससे पहले जो हमने क्लास में पढ़े हैं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े हैं और मैंने पहली क्लास से ही स्टार्ट किया है। ये दूसरी क्लास है जो मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। और अगर आप इन सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि मैंने सभी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पॉलिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो भी मैंने दिए हैं और साथ ही कई अच्छी बुक से अध्ययन करके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो जाए। ये बात आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, इनमें से आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 26 जनवरी 1950 से कब तक कार्यकाल रहा। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 13 मई 1962 तक। अगला क्वेश्चन है 1917 से 1919 के दौरान मूल अधिकारों की मांग किसने की थी। तो 1917 से 1919 के दौरान जो मूल अधिकारों की मांग की थी वो की थी कांग्रेस ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं वो सभी के सभी आपके एक साथ ही कवर हो जाएंगे। यानी एक चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं तो मैं आपको 110 कराऊंगा। बस आपको सभी क्लासों को अटेंड कर लेना है। आपको टेस्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव तरीके से संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि थ्योरी वाइज आप इतने कम समय में क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते जितने कम समय में ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। नेक्स्ट है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग होता क्या है। तो योजना आयोग जो था दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। और इसकी स्थापना किसने की थी। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे तो वे प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की है 1 जनवरी 2015 को। और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो योजना आयोग के वो थे मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे दोस्तों नरेंद्र मोदी। और ये जो मैंने आपको बताया है मोंटेंग सिंह अहलूवालिया ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 79 के तहत भारत में एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन किसे सौंपा गया था। तो भारत में जो ब्रिटिश आए थे वो 1608 ईस्वी में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ये किसने की थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना पहला कार्य शुरू किया था वो सूरत से शुरू किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा प्रशासन किसे सौंपा गया था, एक परिषद को। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन किस आधार पर करने का प्रावधान है। तो संविधान में लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन किस आधार पर करने का प्रावधान है। तो यह है वयस्क मताधिकार के आधार पर।
अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद में कौन कौन शामिल थे? तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद थी, इसमें शामिल थे एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन वर्ष क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन वर्ष था दोस्तों 1952। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। मोंटेंग सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद को क्या नाम दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद को नाम दिया गया था गवर्नर और उसकी परिषद। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद को बाद में क्या नाम दिया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है? तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है। और राष्ट्रपति की योग्यताएं होती क्या है? तो एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से मूल अधिकारों की जो मांग की थी वो की थी एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ने ये कब की थी? 1938 में की थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण या उससे अधिक हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि योग्यता केवल रखता हो, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि पद ग्रहण से पूर्व वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण के बाद उसका पद खाली समझा जाएगा, यानी रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति राज्य या भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न किए हो। और आपको बता दूं, मंत्रियों का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यानी कोई व्यक्ति अगर पहले मुख्यमंत्री है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति पहले प्रधानमंत्री है तो वह भी राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने किस वर्ष मौलिक अधिकारों की मांग की थी? तो एनी बेसेंट ने जो मांग की थी मौलिक अधिकारों की वो 1938 ईस्वी में की थी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से। किस राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इससे पहले जो विधि बनाने की शक्ति थी वो इंग्लैंड के निदेशक मंडल के पास थी। तो अब 1726 के राजलेख के बाद विधि बनाने की शक्ति कोलकाता, मुंबई, मद्रास के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को दी गई थी। तो 1726 के राजलेख से पहले विधि बनाने की शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो आपको पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने कब की थी? तो 1928 ईस्वी में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
और दोस्तों संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, यह भी आपको याद रखना है। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। किस समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो वह समिति कौन सी थी जिसकी सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो वो थी गुप्त समिति। किस उम्र के व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है? तो भारत में मतदाता सूची में जो नाम दर्ज होता है या तो व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होगा मतदाता सूची में। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पदावधि के दौरान कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा? यानी वह अनुच्छेद कौन सा है जब व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो उसके दौरान कोई पद धारण नहीं कर सकेगा? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 64 के तहत। और अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। गुप्त समिति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गठित की गई थी? गुप्त समिति जो थी ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गठित की गई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान मूल अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी महात्मा गांधी ने। किस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था? तो यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी द्वारा उठाई गई मौलिक अधिकारों की मांग को संयुक्त संसदीय समिति ने कब अस्वीकार किया था? तो यह किया गया था 1934 में। किस अनुच्छेद के तहत 18 वर्ष आयु का व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी की गतिविधियों के मुख्य केंद्र क्या थे? तो इंग्लैंड और भारत दोनों। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए? तो सही आंसर है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उसका नाम 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित होना यानी अनुमोदित होना चाहिए था। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ऑप्शन ए 1952 से 1962 तक। संघ और इसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग तथा किन अनुच्छेदों में की गई है? संघ और राज्य क्षेत्रों की जो चर्चा की गई है वो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की गई है। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 15,000 रुपए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा होती है? तो ये होती है आरबीआई में यानी भारतीय रिजर्व बैंक में। कुल डाले गए मतों का कितना भाग न प्राप्त करने पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/6 भाग।
1997 से पहले राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी थी? तो 1997 से पहले राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि थी 2500 रुपए। 1997 को किस अधिनियम में संशोधन करके प्रस्तावक व अनुमोदक तथा जमानत राशि को बढ़ाया गया? तो यह था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। 1945 में संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किसने की थी? तो 1945 में जो मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी वो की थी तेज बहादुर सप्रू ने। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को किस पद पर नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में अपनी व्यक्तिगत या स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है। यह आपको याद रखना है। वह व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री अपनी विवेक शक्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसे कितने दिन में सदन में यानी लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना होता है? तो आंसर है 1 माह के अंतर्गत। सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने किया था 1979 में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कब किया था? तो 1979 में, 79 में, और यह मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद हुआ था। मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने गठबंधन के किस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सबसे पहले अर्थात 1979 में किस राष्ट्रपति ने अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सबसे पहले 1979 में किस राष्ट्रपति ने अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। और दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दूसरी स्थिति में यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तब भी राष्ट्रपति अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है, परंतु सामान्यतः सत्तारूढ़ दल अपने में से ही एक नेता को चुन लेता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? यदि निर्वाचन के पहले किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से या तो पद छोड़ना पड़ेगा या उसका खुद ही पद रिक्त समझा जाएगा तथा वह अपने कार्यकाल में कोई पद धारण नहीं कर सकता। तो यह किस बात में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 59 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।